अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। की जाना मैं कौन एपिसोड 5। राइटर फ़ायज़ा इफ्तिखार। मैं कौन सी तुम्हारी सखी या सहेली हूँ जो मैं तुम्हारा मंगनी की तकरीब में शरीक होना अशद ज़रूरी है। अरबाज अलियासी ने नीलम सरवर के मुसलसल इसरार पे ज़िद होके कहा। कल ही इसे इत्तला मिली थी कि इससे इसके चाचा मुख्तार अलियासी आइन नीलम की मंगनी वाले रोज़ न्यूयॉर्क पहुंच रहे थे। न्यू जर्सी में इनकी बेटी ब्याही गई थी, इससे मिलने की गर्ज से आ रहे थे और इसी वजह से अरबाज इससे तकरीब में ना शिरकत करने पे पेशगी माजरत कर रहा था, लेकिन वो कोई अज़र मानने पे तैयार ना थी। जब सारा ग्रुप आ रहा है तो तुम्हारी गैर मौजूदगी ज़्यादा महसूस होगी, और ये तुम्हारे अंकल अपनी बेटी से मिलने आ रहे हैं तो सीधा इनकी तरफ क्यों नहीं जाते। वह तंग कर बोली। ट्रेडिशंस माई डियर फ्रेंड, वही पुराने रस्म रवाज। अंकल सादिया से मिलने जाएंगे मगर वहाँ रहेंगे नहीं। आफ्टर ऑल वो इनके बेटी की ससुराल है। शुक्र है कि अब बेटी के ससुराल से कम से कम पानी पीने वाली कसम तो टूट ही चुकी है, लेकिन वहाँ रहने पे वो हरगिज़ तैयार ना होंगे। मैं इन्हें एयरपोर्ट से लेकर सीधा अपने फ्लैट पे जाऊँगा। दिन भर वो वहाँ आराम करेंगे। जाहिर है इतना लंबा सफ़र है और कल हम न्यू जर्सी के लिए निकलेंगे। आराम तो वो दिन भर करेंगे। शाम को तो तुम आ सकते हो। ये मुनसिफ था, मगर कैसे यार, इनको आए 24 घंटे भी ना हुए होंगे और मैं इन्हें फ़्लाइट पे छोड़ के फंक्शन अटेंड करता फिरूं। तुम इन्हें साथ लेके तो फंक्शन अटेंड कर सकते हो ना। नीलम ने ये मसला भी हल कर दिया। आफ्टर ऑल वो मेरे सब फ्रेंड्स फैमिली इनवाइटेड है। मैं खुद तुम्हारे अंकल को फ़ोन करके बाकायदा इनविटेशन दे दूंगी। अब मज़ीद कोई बहस नहीं, चलो लंच का कुछ बंदोबस्त करें। वरीचा और अरबाज लंच लाने के लिए चले गए। पीछे मुनसिफ सारा और प्रीति के साथ रह गया, जो इस सारी गुफ्तगू के दौरान लैपटॉप पे न जाने किस मसरूफियत में मगन थी। गर्ल्स, तुम दोनों में से कॉफ़ी लेने कौन जाएगा? तुम खुद क्यों नहीं जाते? सारा ने तर्क के कहा। मैं तुम दोनों को इस वीरान जगह पे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। वो मज़े से टेक लगाते हुए बोला। वो सब आज पिकनिक मनाने साहिल पे आए थे और ये जगह भीड़ और शोर शराबे से खासी दूर थी, और हम में से एक को अकेला ज़रूर भेज सकते हो, इसलिए कि वीरान जगह सिर्फ ये है जहाँ फूड स्टॉल्स और काफ़ी शॉप्स हैं। वहाँ खासा रश और गहमा गहमी है। तुम मुझे दूर तक जाती नजर आओगी, मैं यहाँ से तुम्हें वाच करूँगा, वो वजाहत करते हुए बोला। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे कहने पे काफ़ी लेने चली जाऊंगी? रिलैक्स सारा, मैं चली जाती हूँ। वो मुंसिफ के कहने पे ना रुकी, जो बेचारा दूर तक आवाज़ें देता रह गया कि वो महज मजाक कर रहा था। दरअसल वो खुद भी सारा के जाने के बाद मुंसिफ के साथ अकेले ना बैठना चाहती थी। डर था कि वह अधूरा सा अक्स पूरी तरह वाजिया होकर कभी ना मिटने के लिए दिलो दिमाग पे पूरी तरह नक्श ना हो जाए। इसने ये भी ना देखा कि इसके उठ जाने पे मुंसिफ की रंगत फीकी पड़ गई थी। तो तुम ये चाहते थे कि मैं या तुम्हें और प्रीति को अकेला छोड़ दूँ? सारा ने चुंबते हुए लहजे में सवाल किया। तुम हम दोनों को गलत समझ रही हो। मुंसिफ ने इसके एतराज़ को खातिर में ना लाया। हाँ, दोनों को नहीं, सिर्फ तुम्हें, सारा ने तस्सी की। प्रीति को मैं अच्छी तरह जानती हूँ और शायद तुम्हें भी पीछे हट जाओ। मुंसिफ, प्रीति के दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, और अगर यही मशवरा मैं तुम्हें दूँ तो क्या मतलब? पीछे हट जाओ सारा। दाऊद अतराबलसी, मुंसिफ अली तारड़ के दिल में तुम्हारे लिए कुछ नहीं। इसने सारा के कुछ कहने से कबल ही साफ जवाब दे दिया। लेकिन वो कतई मायूस ना हुई। लेकिन सारा, ड्यूड के दिल में तो तुम्हारे लिए बहुत कुछ है। वो सिर्फ दिल ही में नहीं, मेरे पास और भी बहुत कुछ है मुंसिफ। वो अजीब तरह से मुस्कुराई। मसलन वो इसके पुरस्कार मुस्कुराहट से कुछ उलझा। प्रीति ना तो इतनी हसीन है और ना ही इतनी लकी जितनी कि मैं। तुम्हारे हसीन होने या ना होने पे तो बाद में बहस करेंगे, ये एक अलग मामला है, लेकिन पहले तुम अपनी लकी होने की वजाहत करो। मुंसिफ, लास्ट ईयर जब मैं ट्यूनिस गई तो मेरे पापा ने क्या किया? वो इस साल लीगली अपनी प्रॉपर्टी का 60% मेरे नाम करने वाले हैं। इनकी अपनी दूसरी वाइफ से भी डाइवोर्स हो गई है। इनसे इनकी औलाद भी नहीं। मैंने मामा को अभी तक ये बात नहीं बताई। यू डोंट नो कि वो कितनी खुदगर्ज है। मेरे नाम प्रॉपर्टी होने का सुनते ही इनकी वो सारी ममता जाग जाएगी जो पिछले कई सालों से गहरी नींद में है। उन्होंने मुझे एक टूटी हुई फैमिली, अधूरी पहचान और नामुकम्मल ज़िंदगी के अलावा दिया ही क्या है? सारी उम्र मैंने महरूमियों में गुजार दी, बाकी की उम्र अपनी मर्जी से गुजारना चाहती हूँ। पापा ने डाइवोर्स के बाद मम्मा को कम दौलत नहीं दी थी, जो सब उन्होंने शराब
शराब नोशी और अपने कम उम्र बॉयफ्रेंड्स पे उड़ा दी। हालांकि इस पे मेरा हक था। पापा ने इन्हें फ्रांस में जो मकान खरीद के दिए थे वो भी बेच के इन्हीं अय्याशियों में उड़ा दिया। वो सब इस प्रॉपर्टी को भी महीनों में चट कर जाएंगी। इसलिए बात की कि मैंने इन्हें हवा तक न लगने दी। मुझे तुम्हारे हालात से हमदर्दी है, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूँ मदाम। वो सब समझते हुए भी अनजान बन रहा था। तुम वो पहले शख्स हुए जिसे मैं ये राज बता रही हूँ, इस ज़रा-नवाज़ी की वजह, क्योंकि तुम वो पहले शख्स हो जिससे मैंने सच्चा प्यार किया है और झूठे प्यार किस किस से कर चुकी हो। वो हंस पड़ा। बी सीरियस मुंसिफ, मैंने तुम्हारे अलावा किसी और से मोहब्बत नहीं की। वेरी सैड। इसका मतलब है जान, रिक्की और बाटिया से बगैर मोहब्बत के ही तुमने इतने गहरे ताल्लुकात कायम कर ली। इसने लफ्ज़ गहरे पे जोर देते हुए कहा। वो मेरी हमाकत थी। वो शर्मिंदा हुए बगैर बोली। हमाकत नहीं सारा, हमाकतें, वट एवर, जो भी है। इसने सर झटका। अब तो मैं कह रही हूँ ना कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। प्रीति के कान में सारा के ये ऊंची आवाज़ में कहे अल्फाज पहुंचे तो इसके कदम यकायक रुक गए। इन दोनों की पुश्त इस जानब थी, इसलिए वो इसका आना महसूस ना कर सके। और मैं तुमसे कह रहा हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत तो क्या, दोस्ती तक कायम रखने का रवादार नहीं। ओह, तो प्रीति का जादू सर चढ़ के बोल रहा है। वो सुलग गई। प्रीति का दिल अपने नाम पे सिमट सा गया। शट अप सारा, खबरदार जो तुमने प्रीति का नाम भी लिया तो। क्यों? दिल का चोर पकड़ा गया है इसलिए। दिल में चोर नहीं होता, सिर्फ। एनीवे, मैं इसने कुछ कहते कहते लब बींच कर खुद को रोक लिया। प्रीति एक अच्छी और मुअज़्ज़िज़ लड़की है। मैं दिल से इसकी इज्जत करता हूँ, ना सिर्फ इसकी बल्कि इस जैसी लड़कियों की जो ज़माने के साथ साथ चलते हुए जदीद तकाज़ों के मुताबिक खुद को हम आहंग रखते हुए अपनी रवायात से नाता नहीं तोड़ती। मैं हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि तुम अपनी गंदी ज़हनियत का मुज़ाहरा करते हुए इसका नाम यूँ उछालो। तुम्हें अपने इरादों में नाकामी का जो भी गुस्सा है वो मुझ पे निकाल सकती हो। इसके लिए किसी शरीफ लड़की को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं। ओ ना हो शरीफ लड़की, माय फुट, मैं तो भूल ही गई थी कि तुम पाकिस्तानी मर्द इधर उधर जितना मर्जी मुंह मार लो, आखिरकार शरीफ लड़कियों पे दिल ही हारते हो। ओके, मैंने कौन सा तुम्हें उम्र भर बांधे रखने की बात की है? माना मैं नहीं हूँ बकौल तुम्हारी शरीफ लड़की, मुअज़्ज़िज़ लड़की। सो व्हाट, मत करना तुम मुझसे शादी। कम ऑन यार, दोस्ती करने में क्या हर्ज है? शादी जैसी चीज़ को मैं भी नहीं मानती। मुझे तुम अच्छे लगते हो। मेरा दिल चाहता है कि तुम भी मेरे जिस्मों की वैसी ही पेज़राई करो। तुम्हारा क्या जाता है, बल्कि उल्टा मिलेगा। कुछ दिनों की बात है, मेरे पास इतना पैसा होगा कि मैं तुम्हें ऐश करा दूंगी। साल 2 साल बाद मैं खुद तंग आके तुमसे पीछा छुड़ा लूंगी तो तुम ना मानोगे। वो हंसी और इस वक्त प्रीति को इसकी वो हंसी इतनी मकरू लगी जैसे वो नित नई तशबीहात के सराहा करती थी, जिसे वो नित नई तशबीहात के साथ सराहा करती थी। तुम्हें मुझसे ना तो मोहब्बत है सायरा, ना ही तुम्हें मेरी कशिश दोस्ती पे उकसा रही है। तुम्हें मुझसे सिर्फ सिद्ध है। मैं किसी किस्म की पारसाई का दावा नहीं करूंगा, लेकिन ये बात हल्फिया कह रहा हूँ कि मैं ना तो ज़ाहरी कशिश की वजह से, ना किसी लालच में, हत्ता कि मोहब्बत के नाम पे भी कभी किसी लड़की को इस्तेमाल नहीं कर सकता। तुम खुद को तुम्हारे नापाक इरादों में इस्तेमाल होने की इजाज़त कैसे दे सकता हूँ? मैं टिशू पेपर नहीं हूँ सारा दाऊद। हाँ, तुम्हें अपनी ख्वाहिशात की नजाकत साफ करने के लिए ऐसे टिशू पेपर जा बजा पड़े नजर आएंगे। जाओ, इन्हें इस्तेमाल करो। यू सन ऑफ। सारा बिलबला उठी। तुम मेरे जैसी लड़की डिजर्व ही नहीं करते। तुम्हारे लिए तो ये प्रीति जैसी बकवास बंद करो। मुनसफ दाड़ा, मैंने तुम्हें वार्निंग दी थी कि तुम अपनी ज़ुबान से दोबारा इसका नाम मत लेना। तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं। फिर बला वजह एक मासूम लड़की को क्यों बदनाम कर रही हो? इसकी बात पे 2.5 फुट के फासले पे खड़ी प्रीति दीवान ने बेसख्त अपना दिल थाम लिया। इसकी रंगत जर्द पड़ गई। वो तुमसे और तुम्हारे जैसे मुसलमानों से नफरत करती है। सारा ने प्रीति के बारे में मन गट किया सराई का करके इसे भड़काना चाहा। मैं नहीं मानता इसके ज़हन में मौजूद शक शुबहात को नफरत का नाम दिया जा सकता है, और अगर है तो वो अपने ख्यालात के बारे में आज़ाद है। मैं आज़ाद हूँ के बारे में आज़ाद है। मैं बहरहाल किसी भी मज़हब के इंसान से सिर्फ इसलिए नफरत नहीं कर सकता कि वो मेरा मज़हब नहीं। अब प्रीति के लिए 2.5 फुट का फासला तय करना दुश्वार ना रहा था। वह इत्मीनान से कदम उठाते हुए आगे बढ़ी। काफ़ी, इसने फ्लास्क नीचे रखते हुए नॉर्मल अंदाज में कहा। इसके चेहरे से बिल्कुल जाहिर ना हो रहा था कि वो इनकी गुफ्तगू सुन चुकी है। अलबत्ता इसने वज़दीदा नज़रों से इन दोनों के चेहरों का जायज़ा ज़रूर लिया। मुनसिफ के चेहरे पे वही अज़ली सुकून था जो हमेशा से इसकी खासियत रहा था, जबकि सारा का चेहरा हित्तक और तैश के मिले जुले जज्बात के ज़ेर असर मसक हो रहा था। वो ज़्यादा देर तक वहाँ ना रुक सकी और तनतनाते हुए उठ के चल दी। ये सारा कहाँ गायब हो गई? रिचा ने आते ही सवाल किया। हमें इन दोनों को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अरबाज ने मुनसिफ की जानब इशारा करते हुए कहा, जिसके होंठों पे दबी दबी मुस्कुराहट से इसने यही अखज़ किया कि ज़रूर इन दोनों के दरमियान फिर से गर्मा गर्मी हुई होगी। और नॉट अगेन। नीलम धप से बैठ गई। यार, कम अज़ कम मेरी एंगेजमेंट से पहले कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। तुम्हारी तो हर तान मंगनी पे टूटती है। फिक्र मत करो, ऐसी कोई कत्लो गारत वाली बात नहीं है। तो तुम जानती हो कई मौज़ूआत पे हमारी बहस ज़रा ज़्यादा ही तलखी इख्तियार कर लेती है। इसे सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। प्रीति ने
नज़रें उठा के इसे देखा। इसे हैरत की इस बात पे थी कि सारा से नाखुशगवार तल्लुकात होने के बावजूद इसका बरम रख रहा था। क्या अजब था कि इसने पहले भी वो ऐसा करता आया हो। क्या अजब था कि इससे पहले भी वो ऐसा करता आया हो और दोनों के मबाइन खचाव इसी वजह से हो, जैसे आज से पहले वो भी दूसरों की तरह लिबरलिज्म और कदामत परस्ती जैसे आज से पहले वो भी दूसरों की तरह लिबरलिज्म और कदामत परस्ती की रवायती बहस का नतीजा समझती रही थी। और कोई होता तो सारा ड्यूड जैसी पुरकशिश लड़की के इस पुरकशिश ऑफर को अपने लिए आज़ाद समझता और दोस्तों में बैठ के फ़ख्र से दोहराता। और कोई होता तो अपने इनकार और सारा की तौहीन के किस्से मज़े ले ले के सुनाते हुए अपनी मर्दाना अना को बुलंद करता। लेकिन और कोई होता तो ऐसा करता ही क्यों। सारा जैसी लड़की को नज़रअंदाज करना किसी और के बस की बात भी तो नहीं। वो दिल ही दिल में मुस्कुरा दी। कौन सी मूवी है? प्रीति ने लाउंज के सोफे पे कुशन दुरुस्त करके नीम दराज होते हुए निखिल से सवाल किया। आज इसका फ्री डे था और कल नीलम की मंगनी के फंक्शन की तैयारी के सिलसिले में चेहरे पे मड मास्क लगाए बैठी थी। बॉम्बे अभी अभी इतल लाया है। पूरी फैमिली को इंडियन मूवीज़ का क्रेज़ था। शायद वतन से दूर, वतन से वाबस्ता हर चीज़ का शौक यूं ही जुनून बन जाया करता है। और फिर शायद वो इसी तरह अपने अंदर की तस्कीन किया करते थे, इस तहजीब को देख के और महसूस करके जो इस परदेश में इनके लिए नामनूस और अजनबी थी, मगर जुआन की जो इनकी अपनी थी और जिसे वो चाह के भी खुद से अलग नहीं कर पाते थे। ये वही मूवी है ना जिसमें एक हिंदू लड़का एक मुसलमान लड़की को घर से भगाकर शादी कर लेता है। ये तुम लोग क्या बेकार की फिल्में देखते रहते हो? नैना ने इतराज़ किया। देखनी ही है तो पुरानी फिल्में लाया करो। ओल्ड इज़ गोल्ड माई सन। वो दीप और मधुबाला की फैंटेसी लव स्टोरीज़, वो राज कपूर और नरगिस की मधुर गीतों वाली फिल्में। आजकल तो हर फिल्म में एक ही मौजू बाकी रह गया है, दो धर्म के लोग या फिर दो मुख्तलिफ देशों के प्रेमी। लेकिन मामा इसका म्यूज़िक ज़बरदस्त है। इतल ने अनसुनी करते हुए कहा। अल्लाह अकबर। मनीषा कोरेला जिसने इस फिल्म में एक मुसलमान लड़की का रोल अदा किया था, बुर्का में मलबूस सुबह इसकी अवलीन साइतों में कुश्ती में सवार जा रही थी और फ़ज़ा अजान की आवाज़ से गूंज रही थी। चेहरे पे मास्क लगाए, आंखों में खीरे के कतले रखे लेटी हुई प्रीति ज़रा बेचैन सी हुई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मामा इसने वहीं से आवाज़ दी। ये आवाज़ कहाँ से आ रही है मामा? इस फिल्म से। नैना ने भी हाथ से पेन रख के स्क्रीन की जानब तवज्जा की। इतल वॉल्यूम बंद करो, अबे ने सुन लिया तो तूफान ले आएगा घर में। एक मिनट रहने दो। वो बेचैनी से उठ बैठी। आंखों से खीरे के कतले हटा के इसने स्क्रीन की जानब देखा। सीन बदल चुका था और पस मंज़र से गूंजी अजान की आवाज़ भी। ये क्या था मामा? तुम्हें इतना भी नहीं पता? मुसलमानों के कोई धार्मिक श्लोक थे, इसलिए तो मैं डर रही थी कि अभी ना सुन ले। बरहम के घर में अजान, ये तो मैं जानती हूँ कि ये मुसलमान के ख़ास लफ्ज़ हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है और ये किस लिए और क्यों कहे जाते हैं? इसके चेहरे से उलझन और इस्तराब वाजिया हुआ था, जिसे डॉक्टर नैना ने खासे अचंभे से नोट किया। मुझे क्या पता, और तुम इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही हो? लेकिन वो नैना का सवाल नज़रअंदाज करते हुए निखिल के हाथ से रिमोट लेके वही सीन रिवाइंड कर चुकी थी। अल्लाह अकबर। बिल्कुल वही शुद्ध। वो बुड़बड़ाई तो नैना को अपना सवाल दोहराना पड़ा। मामा आप जानती हैं कि अक्सर मुझे एक सपना परेशान करता है, वही सपना जिसमें एक अजीब सा मंत्र तुम्हें बार बार सुनाई देता है, किसी दूसरी भाषा के शुद्ध तुम्हें खींचते हैं। कि अब भी वो सपना तुम्हें आता है? पहले तो बहुत डरा करती थी, हाँ बचपन में। वाकई सपने को देखने के बाद मैं डर जाया करती थी। लेकिन मामा वो सपना अब भी अक्सर मुझे तंग करता है। मैं अब डरती नहीं हूँ, लेकिन परेशान ज़रूर हो जाती हूँ कि क्यों, किस लिए ये सपना इतने सालों से मुझे बार बार मुझे दिखाई दे रहा है। इसका कारण क्या है? और सबसे बड़ी उलझन ये कि मैं इस सपने को समझ नहीं पाती हूँ। ये कोई बिल्कुल दूसरी भाषा है जिसके अजनबी शब्द किसी मंत्र की तरह मेरे कान में फूंके जाते थे और मैं जैसे किसी जादू के असर में आ जाती थी। वो शब्द क्या थे? वो भाषा कौन सी है? और वो मंत्र क्या है? मैंने आज जाना है, लेकिन इसे जानने के बाद भी मेरी उलझन कम नहीं हुई, बल्कि और ज़्यादा हो गई है। इसने सरगोशी सी की। क्या मतलब? नैना खूबजदा हो गई। किसी खौफ के ज़ेरे असर इसने फटी फटी आंखों से स्क्रीन की जानब देखा और फिर प्रीति के परेशान चेहरे की जानब। क्या समझा है तुमने? यही कि वो शब्द अरबी भाषा के थे और वो अजान की आवाज़ थी। इस इंकशाफ पे नैना गिनने के से अंदाज में सोफे पे बैठ गई। इसकी सहमी हुई नज़रें प्रीति के चेहरे पर थी। लेकिन मामा मुझे ये आवाज़ क्यों सुनाई देती है? मेरा अजान की आवाज़ से क्या ताल्लुक? ये कुछ नहीं प्रीति, ये महज इत्तफाक होगा। नैना ने अपनी घबराहट पे काबू पाते हुए टाला। इत्तफाक एक बार होता है मामा, बार बार नहीं। मैंने कहा ना प्रीति, ये सिर्फ इत्तफाक है या फिर तुम्हारी गलतफहमी। नैना ने सख्त लहजे में इससे डांटा। एक बात के पीछे मत पड़ जाया करो, वो सिर्फ सपना ही तो है। सपने में इंसान बहुत कुछ देखता है जिसका कोई मतलब नहीं होता और ज़रूरी तो नहीं ये वाकई वही आवाज़ हो। सपने की बातें
अच्छी तरह कब याद रह जाती हैं, लेकिन जो सपना बचपन में आपके साथ हो इसे याद रखना। नैना ने इसकी बात फौरन काट दी। बस करो प्रीति, तुम जानती हो कि मुझे बेकार की बहस पसंद नहीं। और अगर अबे के कान में ये बात ये भीनक पड़ गई तो वो सारा इल्ज़ाम फिर से तुम्हारी मुस्लिम फ्रेंड्स को देगा कि इनके साथ रह रख कर अब तुम्हें सपनों में भी अजान सुनाई देती है। फिर जाती रहना नीलम के घर फंक्शन पे। नैना ने डरा दिया और वो वाकई खामोश होगी, मगर इसकी उलझन जूं की तूं थी। लाइट पीच कलर की बनारसी साड़ी में मलबूस कुंदन का बंगाली सेट पहने वो बहुत अच्छी लग रही थी। इस बात का एहसास इसे सबके रिमार्क्स और मुनसिफ की नज़रों ने दिलाया। वो भी आज मुल्तानी तर्ज के मखसूस शलवार कमीज़ में मलबूस बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सी आंटीज़ की नज़रें तुम पे हैं मुनसिफ। रीचा ने इसे खतरे का एहसास दिलाया और मेरी वो देख इसे रहा था और सवाल रीचा से कर रहा था। घबराहट में प्रीति हाथ में पकड़ा मोतिये की कलियों का हार मिसल के रह गई जो लड़के वालों की स्वागत के लिए थाम रखा था। इससे पहले कि रीचा इसके सवाल का मफहूम बांपती है, इसकी बोलती निगाहों के ताक्कुब में प्रीति तक पहुंचती। अरबाज वहां चला आया। मीट माई अंकल मुख्तार अलियासी इसके हमरा एक खुशपोश और खुश मजाज से अंकल थे जो अरबाज से खासी मुशाहबत लिए हुए थे। सिर्फ दाढ़ी का फ़र्क था। अरबाज क्लीन शेव था जबकि मुख्तार अलियासी के बावकार चेहरे पे घनी दाढ़ी भी महसूस बली हो रही थी। माथे पे महराब का निशान, होंठों पे मेहरबान मुस्कुराहट, बेहद शफकत और खुशदिली से अरबाज के दोस्तों से मिले। मैं बरेली से ज़रूर आई हूँ अंकल, लेकिन वहाँ के बाज़ारों में कुछ गिरा के नहीं आई, रीचा ने खिलखिला के कहा था। प्रीति दीवान, प्रीति ने एहतरामन हाथ जोड़ के कहा और वह इसके चेहरे पर नजर डालते ही बकायदा चौंक से गए। मुस्कुराते लब यक सिमट गए। दीवान, प्रीति दीवान, वो ज़ेरे लब दोहराने लगे। अगर तुम माइंड ना करो बेटा तो क्या मैं तुम्हारी मदर का नाम जान सकता हूँ? इस सवाल पे प्रीति कदरे हैरान हुई। उमूमन मुकम्मल तारुफ हासिल करने के लिए बाप का नाम दरियाफ्त किया जाता है, लेकिन ये तो नैना। कुछ तौक़ुफ़ के बाद इसने बताया तो अंकल मुख्तार के पुश्त्याग चेहरे पे मायूसी फैल गई। नैना, ओ सॉरी, मुझे लगा जैसे मैं तुम्हारी मदर को जानता हूँ। दरअसल तुम्हारी सूरत बहुत जानी पहचानी सी लगी। आमतौर पर बच्चियाँ अपनी माओं का पर तो होती हैं, इसलिए मुझे लगा कि तुम सब यही कहते हैं कि मैं भी बिल्कुल अपनी मामा जैसी हूँ। डॉक्टर नैना, अबे दीवान जैसी। डॉक्टर? वो फिर से चौंके। वो डॉक्टर है और अबे दीवान क्या? वो बेताबी से पूछ रहे थे। जी, मेरे माता पिता दोनों डॉक्टर हैं। क्या आप इन्हें जानते हैं? जिसको मैं जानता हूँ, अगर ये वाकई वो हैं तो मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वह अजीब पुरस्रार अंदाज में मुस्कुराए। क्या तुम्हारे पेरेंट्स बल्कि तुम्हारे पापा, इनका तल्लुक नागपुर से है? आई डोंट नो सर, वो भारत से हैं, इतना तो पता है। लेकिन बताते बताते वो रुक सी गई। जहन में एक जमाका सा हुआ था। कुछ रोज़ पहले कहे डॉक्टर नैना के अल्फाज जिसे याद आए थे। वो नागपुर में रहा करते थे, लेकिन थे पक्के महाराष्ट्रीन। अगर एक हफ्ते पहले मुख्तार अलियासी इससे ये सवाल किया होता तो वह बिला तकल्लुफ़ ला इल्मी का इजहार कर देती, लेकिन अब ऐसा ना था। हाँ, वो मेरा ख्याल है वो नागपुर से ही थे। क्या आप इन्हें जानते हैं? इसने एक बार फिर से पूछा। वो पहले शख्स थे जो भारत से आए थे और इसके मामा पापा से शनासाई का दावा कर रहे थे। बहुत अच्छी तरह। तुम्हारे पापा डॉक्टर अभिजीत महादेवन मेरे बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं। व्हाट सर, दोस्त? वो जी भर के हैरान हुई। डॉक्टर अबे किसी मुसलमान से दोस्ती कैसे कर सकता था? इसे लगा जैसे इसके सुनने में गलती हुई है। इसने जहन में मुख्तार अलियासी के अल्फाज दोहराए और जैसे किसी नतीजे पर पहुंच गई। ओ आई सी, आपको गलत फहमी हुई है। मेरे पापा का नाम अभिजीत महादेवन नहीं, अबे देवन है। शायद नाम की मामूली सी मुशाखबत से आपको लगा होगा। नहीं, मुझे यकीन है वो अबे देवन वही अभिजीत महादेवन है। अगर वाकई इसका तल्लुक नागपुर से है और वह एक ब्राह्मण ठाकुरवाम शेवू महादेवन का बेटा है और महाराष्ट्रियन है। नीलम सचमुच बहुत प्यारी लग रही थी, लेकिन इसका दुल्हा, खैर इसकी दीदी मरियम के हस्बैंड के मुकाबले में तो बहुत बेहतर ही था। वो बेचारी तो इतनी सुंदर होने के बावजूद न जाने कैसे इस 50 साल के मोटे और गंजे के चक्कर में आ गई। नीलम के लिए दुल्हा ढूंढते हुए भी बस दन ही देखा। जरा ना जच रहा था वो नीलम के साथ। ये सब ईश्वर का लिखा है प्रीति, ये संजोग इसने बनाए हैं। बस प्रार्थना करो कि वो खुश रहे, सदा सुहागन रहे। और पता है मामा, अरबाज के एक अंकल भी इंडिया से आए थे। मुझे देख के कहने लगे अगर तुम्हारी शक्ल तुम्हारी मामा से मिलती है तो यकीनन मैं इन्हें जानता हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हुई कि वापस आके आपको और पापा को आपके इंडिया से आए एक पुराने दोस्त के बारे में न्यूज़ दूंगी। लेकिन वो बताते बताते रुक के टोस्ट पे मार्मलेट लगाने लगी और डॉक्टर नैना जो नाश्ते से फारग होके अब अपना ओवरऑल उठाते हुए निकलने की तैयारी में थी, ठिठक के रुक गई। लेकिन इन्हें शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। अगर वो कहते कि वो आपके दोस्त रह चुके हैं तो शायद मैं मान लेती। हो सकता है शादी से पहले आप दोस्ती करने के मामले में इतनी सख्त ना होती जितनी आप पापा की वजह से हैं। लेकिन इनका दावा था कि वो पापा के बहुत गहरे दोस्त रह चुके हैं। हाउ इट्स पॉसिबल मामा? भला पापा किसी मुस्लिम से इतने अच्छे तल्लुकात कैसे रख सकते हैं? मैं ठीक कह रही हूँ ना? इसने काफ़ी कमक लबों से लगाते हुए पूछा। नैना ने खोए अंदाज में सर हिला दिया। और वैसे भी वो नाम के मामले में कुछ कन्फ्यूजन का शिकार थे। इनफैक्ट उन्होंने भी मुझे
कंफ्यूज कर दिया। इनकी बातों से लग रहा था कि वो सच कह रही हैं। मसलन क्या बात है, क्या बताया इसने तुम्हें? नैना अटकते हुए बोली। इसे देर हो रही थी, लेकिन अब वो हॉस्पिटल के लिए निकलना भूल के इसके करीब ही बैठ गई। यही कि वो डॉक्टर हैं, यानी दोनों पति पत्नी, और ये कि वो नागपुर के रहने वाले थे, महाराष्ट्रियन थे, ब्राह्मण थे वगैरह वगैरह। लेकिन इनकी दो बातों पे मेरा मन राजी नहीं हुआ। एक तो ये कि वो पापा के दोस्त किसी तरह भी नहीं हो सकते थे, ना सिर्फ वो मुसलमान थे बल्कि टिपिकल मुसलमान, दाढ़ी वाले, नमाज पढ़ने वाले। और दूसरी बात ये कि वो पापा का नाम भी गलत बता रहे थे। क्या कह रहे थे? वो जहन पे जोर डालने लगी। ओ यस, अभिजीत महादेवन। अभिजीत महादेवन। नैना के खरासा चेहरे पे नाम दहशत बन के फैल गया। इस आदमी का नाम क्या था? नैना ने बेताबी से इसका हाथ थाम लिया। प्रीति ने उलझी हुई नजरों से अपने हाथों पे नैना के सर्द और मुर्तअश हाथों की मजबूत गिफ्ट को देखा। मुख्तार अलियासी, मुख्तार अलियासी। नैना के हाथ एकदम ढीले पड़ गए। वो हॉस्पिटल जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन अब बाहर जाने की बजाय इसका रुख अपने कमरे की जानब था। मामा, क्या बात है? कौन है ये शख्स? क्या आप मुख्तार अंकल को जानती हैं? प्रीति बेशुमार सवालों के साथ इसके पीछे तक गई, लेकिन नैना के कमरे का बंद दरवाजा हो चुका था। इसने प्रीति के कई बार पकाने पे भी जवाब ना दिया, तो वह इन तंग करते सवालों के साथ ही यूनिवर्सिटी चली गई। वो यहाँ तक चला आया है, डॉक्टर नैना ने अबे को बताया। प्रीति सारा दिन नैना के लिए फिक्रमंद रही थी। घर आने के बाद जब इसने कमरे का दरवाजा लाक पाया तो इसकी फिक्रमंदी तो चंद हो गई। डॉक्टर अबे के आने के बाद इसने दबे लफ्जों में इसे माँ के बारे में बताया। शायद इनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मुझे वो कुछ डिप्रेस भी लगी। डिप्रेस और नैना? इम्पॉसिबल। ओके, मैं देखता हूँ। इसके एक बार दस्तक देने पे दरवाजा खुल गया तो प्रीति ने सुकून का सांस लिया। कुछ देर बाद वो काफ़ी के 2 मग लिए नैना के कमरे तक गई। अध खुले दरवाजे से आती इसकी खौफजदा आवाज़ ने प्रीति के दस्तक के लिए उठे हाथ को रोक दिया। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है क्या? तुमने खुद इसे देखा है? नैना इस सवाल के जवाब में खामोश रही, जिसका मतलब साफ था कि वो प्रीति का नाम इसमें ना लाना चाहती थी। अगर आया भी है तो तुमने देखा भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? आया होगा किसी काम से, और फ़र्क तो इस बात से पड़ता है कि क्या इसने भी तुम्हें देखा है, पहचाना है? पता नहीं, मगर वो जान गया है कि हम यहाँ हैं। वो हमें ढूंढ निकालेगा, हम तक पहुँच जाएगा। वो अबे नैना की आवाज़ से लग रहा था कि वो रो रही है। प्रीति के अंदर मचलते सवालों में कुछ और इजाफा हुआ। इतने बड़े न्यूयॉर्क में वो हमें कैसे ढूंढ सकता है? एंड डोंट बी सिली नैना, वो ऐसा क्यों करेगा? इतना फालतू समय किसके पास है कि वो 25 साल पुराने सवाल का जवाब जानने के लिए अमेरिका तक चला आया होगा अपने किसी काम से नहीं। मुझे यकीन है कि वो हमारे लिए ही यहाँ आया है। वो सिर्फ एक सवाल नहीं है अबे, वो इसके विश्वास इत्मीनान की बात थी। वो अपने विश्वास के टूटने का हिसाब मांगने यहाँ ज़रूर आएगा। अबे वो हम तक पहुँच जाएगा। ये बात तुम इतनी यकीन से कैसे कह सकती हो? कहीं तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही? वो खटक गया था। अब नैना के पास बताए बगैर कोई चारा ना रहा। इसने झिझकते हुए कहना शुरू कर दिया, वो दरअसल प्रीति, वो मुख्तार अलियासी प्रीति तक पहुँच गया है। मुझे डर है वो इसे सब कुछ बता ना दे। प्रीति इसे कैसे जानती है? वही खौफ जो अब तक नैना के लहजे में था, अब अबे के अंदर अंदाज में भी डर आया। वो इससे कल पहली बार मिली है, बल्कि वो मिला है। प्रीति की शक्ल मुझसे मिलती है, इसलिए वो फ़ौरन पहचान गया और इससे मज़ीद तारुफ लेने लगा। ये तो बहुत बुरा हुआ नैना, बहुत बुरा। अभी कुछ बुरा नहीं हुआ। बात इतनी आगे नहीं बढ़ी। हम इसे मज़ीद बुरा होने से रोक सकते हैं। हम यहाँ से चले जाते हैं। हाँ, इससे पहले कि प्रीति मुख्तार से मिले, हमें यहाँ से कुछ अर्सा के लिए गायब हो जाना चाहिए। कल तुम किसी भी तरह प्रीति को घर पे रोक लो। मैं छुट्टी के लिए कोशिश करता हूँ। कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। हो सकता है कल का दिन ख़त्म होने से पहले पहले पापा हमें लेके कल तक तो बहुत देर हो जाएगी। हो सकता है कल का दिन ख़त्म होने से पहले पहले पापा हमें लेके न्यूयॉर्क से निकल जाएं और वापस आने तक मुख्तार अंकल इंडिया लौट जाएं। फिर मैं कैसे जान पाऊंगी कि मुख्तार अलियासी कौन है? इसका मेरे मामा पापा से क्या ताल्लुक है? क्या पापा की पहचान वो है जो मैं जानती हूँ और वो जो मुख्तार अंकल बताते हैं? मुझे इनसे मिलने से क्यों रोका जा रहा है? ऐसा क्या है जो मुझे नहीं जानना चाहिए? क्यों खौफजदा है मामा और पापा? किस लिए फरार हो रहे हैं? इन सब सवालों का जवाब मुझे जानना ही होगा और इसके लिए मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकती। मुझे आज अभी इसी वक्त निकलना होगा। वो दरवाजे से ही पलट गई। अंकल घर पे ही हैं। हालांकि आज हमारा न्यू जर्सी जाने का इरादा था, लेकिन न जाने क्यों इन्हें लगता था कि कोई ना कोई इनसे मिलने के लिए आने वाला है। इसने रास्ते में फ़ोन करके अरबाज से इनके मुतलिक दरियाफ्त किया तो इसने बताया था, आओ प्रीति, मुझे तुम्हारा ही इंतज़ार था। मैं जानता था कि कल तुमने भले ही मेरी बातों को सरसरी लिया हो, मगर तुम आओगे ज़रूर अपने पापा के बारे में जानने के लिए। ये जानने के लिए वो 25 साल किससे छुप रहा है और क्यों? मुझसे, अपने वतन से, अपने ख़ानदान वालों से, हत्ता कि खुद अपने आप से। आप इनके बारे में क्या जानते हैं? तकरीबन सब कुछ। इसकी और मेरी दोस्ती का आगाज़ आज से 30 साल पहले हुआ था, जब हम तीनों मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट थे। तीनों। मैं मुख्तार अलियासी, कलकत्ता के एक मुसलमान तजारत पेशा घराने का नौजवान अभिजीत महादेवन, तुम्हारा बाप नागपुर से दिल्ली तालीम हासिल करने की गर्ज से आया। एक कट्टर ब्राह्मण महाराष्ट्रियन रवायत पसंद घराने का इकलौता बेटा नंदली खाना। तुम्हारी माँ चंडीगढ़ के एक पंजाबी फैमिली, खूबसूरत, ज़हीन और अकलौती। हम तीनों दिल्ली में परदेसी थे। शायद यही वजह थी कि अलग अलग पस मंज़र रखने के बावजूद हम इकट्ठे हो गए। लेकिन जल्द ही इसकी दोस्ती की तकून ने एक अलग रुख इख्तियार कर लिया, जब अभिजीत और नंदनी की दोस्ती मोहब्बत में डल गई और मैं इनकी मोहब्बत का वाहिद गवाह हूँ। ईश्वर की कृपा से तुम्हारे इम्तहान अच्छे हो गए, तुम डॉक्टर बन गए।
तो मेरी आशा है कि मैं और तुम्हारी माँ तीर्थ यात्रा के लिए निकलेंगे। सफ़ेद महाराष्ट्रीयन लुंगी पहने, शानों पे जोगिया रंग की चादर डाले, गले में माला, कमर पे जणहार बांधे और माथे पे तिलक लगाए। ओम शिवा महादेवन था ठाकरों शिव महादेवन अभिजीत का बाप। सॉरी आई एम पाकिस्तानी। हिंदी में कुछ लफ्ज़ों में अगर मिस्टेक हो जाए तो उसके लिए काइंडली सॉरी। तीर्थ यात्रा पे निकलने का समय अभी नहीं आया। पति देव वो पूजा करके आया था। इसके हाथ से प्रसाद लेते अभिजीत ने चौंक के अपनी माँ की तरफ देखा। वो मुस्कुरा रही थी। अभी हम अपनी संतान के कर्तव्य से फारिग तो नहीं हुए। अभी इसका ब्याह करना है, किसी सुंदर सी बहू को लाके ये घर सजाना है। इसके बाद निकलेंगे तीर्थ यात्रा के लिए। विद्या देवी ने वो मौजू आज खुद छेड़ दिया जिस पे बात करने के लिए अभिजीत भी बेचैन था। इस बार वो नंदिनी से वादा करके आया था कि अपने माँ बाप से इसका जिक्र करेगा, इन्हें बताएगा कि वो इनके लिए बहु मुंतहिब कर चुका है। लेकिन 4 दिनों में से एक बार भी मौका ना मिल सका, जो कि चूंकि घर का माहौल ऐसा ना था कि वो बदतकल्फी से ये मौजूद छेड़ता। वो झिझकता ही रहा, जबकि नंदिनी अपने पापा एडवोकेट मनोज खन्ना को इसके बारे में बता चुकी थी। वो तो इनसे मिलवाने का भी इरादा रखती थी। इसके बरक्स इसके माँ बाप तलीम याफ्ता और रोशन ख्याल थे। कदरे मॉडर्न तर्ज ज़िंदगी था इनका। इसके बरक्स अभिजीत का घराना सख्त मजहबी था। इसके लिए बाप को पूजा पाठ और ज़मीनों के अलावा किसी दूसरी चीज़ में दिलचस्पी ना थी। माँ विद्या देवी एक सीधी सादी घरेलू हिंदुस्तानी औरत थी जिसकी ज़िंदगी का महवर इसका पति और बेटा। वो दोनों अपने इकलौते बेटे से बेहद मोहब्बत करते थे मगर दोस्ती ना कर सके। ऐसी कोई रवायात इनके यहाँ ना पाई जाती थी। यही वजह थी कि अब मौका मिलने पे अभिजीत की हिम्मत ना हो रही थी कि वो इन्हें नंदिनी के बारे में आगाह करे। ये बयां पे राजी तो हो पहले, ओम शिव ने बेटे की जानब इशारा करते हुए कहा। वो पिछली छुट्टियों में भी इससे शादी के मतलब बात कर चुका था, लेकिन अभिजीत ने अगले साल पे टाल दिया। दरअसल वो अपनी और नंदिनी की तालीम मुकम्मल होने के इंतजार में था और अब ये सही मौका था कि वो नंदिनी का नाम इनके सामने लेता। मैंने इनकार कब किया है पिताजी, सिर्फ इतना कहा था कि मैं अपनी पढ़ाई पूरी कर लूँ। अब तो फारिग हूँ, आपकी इच्छा ख्वाहिश पूरी होने का समय आन पहुँचा है। वो नजरें झुकाए मुस्कुरा रहा था। विद्या देवी, तुम्हारी मनोकामना तमन्ना पूरी हुई। तुम्हारा सपोत तुम्हें सास बनाने पर राजी। ठाकर जी बाहिर मिनशा जी आपको बुला रहे हैं। इतने में किसी ने आके इतला दी। हरे ओम हरे ओम। वो गुफ्तगू अधूरी छोड़ के मुंशी से मिलने चला गया। अभिजीत को ये दखल अंदाजी सख्त गिरा गुजरी। वो कुछ देर बाद स्टेशन जाने वाला था। नागपुर से निकलने के लिए चाहता था कि जाने से पहले वो सारी बात हो जाए। बाप के जाने के बाद इसने 4 माँ को ही साफ साफ सब कुछ बताने का इरादा कर लिया। माँ, तुम्हें अपनी बहू तलाश करने के लिए इधर उधर देखने की जरूरत नहीं। मैंने तुम्हारी बहू पसंद कर ली है तूने। लेकिन तेरे पिता, वो हैरान रह गई। ये तो इसने सोचा तक ना था कि इसका बेटा ये काम खुद सर अंजाम दे बैठेगा। नागपुर जैसे छोटे से कस्बा नमा शहर की इस कदीम हवेली में अपने कट्टर मजहबी अकीदा रखने वाले शोहर के साथ पूजा पाठ और गर्दारी में एक उम्र बता देने वाली विद्या देवी ने ज़माने के बदले तकाज़ों में से अब तक अनजान थी। माँ, पूछोगे नहीं वो कौन है? लेकिन जवाब में माँ के हैरान और परेशान चेहरे पर इश्तियाक की कोई रमक ना पाके वो ज़रा मायूस हुआ। फिर खुद ही बताने लगा। इसका नाम नंदिनी खन्ना है। बहुत सुंदर है। वो एकदम गोरी है, बड़ी बड़ी आंखें। खन्ना वो नाम पे ही अटक गई। तो क्या कन्या ब्राह्मण नहीं है? ये पहला इतराज़ था। नहीं, वो शर्मिंदा हुआ जैसे इसमें सरासर कसूर इसी का हो। लेकिन वो अच्छे परिवार की है, चंडीगढ़ से तल्लुक है। इसके पिता श्री मनोज खन्ना एडवोकेट। मेरा मतलब है लोगों के मुकदमे लड़ते हैं, बड़ी इज्जत है इनकी समाज में। इज्जत तो तुम्हारे पिता की भी बहुत है इस समाज में। क्या तुमने इसका ख्याल किया? मैंने क्या किया है माँ? इसने अनजान बने रहने में आफियत जानी और हैरत का इजहार किया। ये तो तुम अपने पिता से पूछो, वो भी किसी दूसरी जात और दूसरी भाषा के परिवार से संबंध नहीं जोड़ेंगे। विद्या देवी ने इसे हकीकत से आगाह किया। माँ, तुम इन्हें समझा सकती हो। मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी अभिजीत। हाँ, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ज़रूर करूँगी कि तुम अपने पिता को मनाने में कामयाब हो जाओ। अच्छा, तो इनसे बात तो कर सकती हो ना? माँ का तज़बज़ब देख के इसने मज़ीद कहा।